नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज बहुत सारी अहम खबरें हैं जिस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि आज भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उसमें एक और नई ऊंचाई पर ये संबंध पहुंचे हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंधों की इस नई ऊंचाई पर हम खासतौर पर बातचीत करेंगे। क्या है इसके विशेषता, क्या है इसका महत्व, क्योंकि भारत और बांग्लादेश बहुत पुराने जो इनके संबंध है, जो ताल्लुकात है वो हैं। और हम कह रहे हैं कि आज इसके चूंकि भारत और बांग्लादेश के बीच किस जो विकास की परियोजनाएं हैं उसको आज एक नई गति मिली है। तो क्या है इसके मायने, इस पर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ जो राजनीतिक खबरें हैं हम उस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो AQI है वो आज कहा गया कि 300 के पार, 400 के पार तक पहुंच गया। तो हम इस पर भी लगातार बातचीत करेंगे। क्या है वो सारी अहम खबरें, हम इस पर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम बताएं कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पैरा एथलीट जो खिलाड़ी थे जिन्होंने कि चीन में जाकर वहां अपना झंडा गाड़ने के काम किया, उन खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने आज मुलाकात की है। तो इसके भी क्या कुछ मायने हैं और किस तरह से बीते 9 वर्षों में जो हमारा खेल का परिदृश्य है वो लगातार बदलता जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जो खिलाड़ियों का विकास किस तरह से हो, जो सेंट्रिक है, स्पोर्ट्स सेंट्रिक केंद्र सरकार की नीति रही है कि हम उस नीति को कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरह से खेल और खिलाड़ी कैसे आगे बढ़े, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। ये तमाम अहम खबरें हैं, हम इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा, चाहे वो भारत बांग्लादेश के संबंध हों, राजनीतिक, चूँकि लगातार जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में जो चुनावी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज क्या कुछ खास रहा, हम इस पर भी बातचीत करें। लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे कि अब तक जो क्या कुछ अहम खबरें हैं, क्या कुछ सुर्खियां हैं, हम उसके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। और उसके बाद आज जो हमारा विशेष होगा वो होगा भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। भारत बांग्लादेश दोस्ती में लिखी गई नई इबारत। भारत के सहयोग से बांग्लादेश में बनी 3 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों ने पिछले 9 साल में जितना काम किया वो कई दशकों में नहीं हुआ। शेख हसीना ने जताया आभार। पीएम मोदी ने एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से की मुलाकात। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी बधाई। कहा, एथलीट केंद्रित है सरकार की नीति। मराठा आरक्षण मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सर्वदलीय बैठक। कहा, मराठा आरक्षण को लेकर सभी दल एक मत। आंदोलनकारियों से की शांति बनाए रखने की अपील। चुनावी राज्यों में चढ़ा सियासी पारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मिजोरम में जनसभा। विपक्ष पर बोला हमला। राजस्थान में टिकट कटने से नाराज कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वहीं दिल्ली में भाजपा चुनाव समिति की हुई बैठक। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में गुरुवार को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। महुआ ने समिति के अधिकार पर ही खड़े किए सवाल। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मामले में सभी सांसदों से मांगा सहयोग। बिहार में शिक्षक भर्ती का श्रेय लेने की मची होड़ से सामने आई गठबंधन सरकार में आपसी खींचतान। नाराज सीएम नीतीश कुमार की आरजेडी को नसीहत। कहा, ये एक पार्टी की नहीं पूरी सरकार की है उपलब्धि। भाजपा ने लगाया भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप। पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह में 11% का इजाफा। बीते माह में कुल संग्रह बढ़कर हुआ 1,72,000 करोड़ रुपए।
और राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पहुंचा खतरनाक स्तर पर। कई जगहों पर AQI 400 के पार हुआ दर्ज। ग्रैप 2 के प्रावधान के तहत बाहरी राज्यों से दिल्ली आने वाली BS4 बसों की एंट्री हुई बंद। और इन सभी सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारत के एशियाई पैरा खेलों के दल से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की। पीएम मोदी के साथ खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद थे। एशियन पैरा गेम्स में मेडल का शतक लगाने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को कभी बाधा नहीं बनने दिया और अपने हौसलों के दम पर देश को 111 मेडल हासिल करवा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बाकी खेलों में जब एक खिलाड़ी मेडल लेकर आता है तो खेल की दुनिया और अन्य खिलाड़ियों के लिए वह प्रेरणा बनता है, लेकिन जब एक दिव्यांग जीत कर आता है तो वह सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन जाता है। उन्होंने कहा कि 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते या उससे 3 गुना ज्यादा है। ये 111 सिर्फ 111 नहीं है, 140 करोड़ सपने हैं ये। 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते थे ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है। 2014 की अपेक्षा हमें इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं, 10 टाइम मोर। 2014 में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के 15वें स्थान पर थे, लेकिन आप सबने इस बार देश को टॉप 5 में ला करके रख दिया है। पिछले कुछ सालों से खेलों को प्रोत्साहित करने से इसके प्रति समाज के नजरिए में बहुत भारी बदलाव आया है। इसकी एक बड़ी वजह सरकार का अपनाए जाने वाला संवेदनशील नजरिया भी है, जिसका असर नीतियों में भी दिखाई देता है। जब सरकार और नीतियां बनाने वाले जमीन से जुड़े होते हैं, जब सरकार खिलाड़ियों के हित के प्रति संवेदनशील होती है, जब सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके सपनों को समझती है, तो इसका सीधा प्रभाव सरकार की नीतियों में भी दिखाई देता है, अप्रोच में भी दिखाता है, सोच में भी दिखता है। देश में बेहतरीन खिलाड़ी पहले भी थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाली नीतियां नहीं थी। ना अच्छी कोचिंग की व्यवस्था, ना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही जरूरी आर्थिक मदद। तो फिर हमारे खिलाड़ी कैसे अपना परचम लहराते हैं? सरकार की अप्रोच अब एथलेट सेंट्रिक हो है। सरकार अब एथलेट्स के सामने से ऑब्स्टेकल्स दूर कर रही है, अपॉर्चुनिटीज बना रही है। पीएम ने खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि जो लोग इस खेल के लिए चुने गए, उनमें से कोई वहां से जीत कर तो कोई सीख कर आया है, इनमें से कोई एक भी हार कर नहीं आया। उन्होंने कहा कि खेल में 2 ही चीज होती है, जीतना और सीखना। प्रधानमंत्री ने एशियाई पैरा गेम्स में खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई दी और इसके साथ ही भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रेरित किया। गौरतलब है कि भारत ने एशियाई पैरा गेम्स में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ गौरव और नारायण की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बांग्लादेश की अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ डिजिटल माध्यम से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और बीते 9 वर्षों में दोनों ने मिलकर जितना काम किया है, उतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये 3 परियोजनाएं हैं
अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2। गौरतलब है कि अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी की पहल कोविड-19 महामारी के दौरान एक जीवन रेखा साबित हुई है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना भारत सरकार की रियायती ऋण सुविधा के तहत 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल परियोजना लागत के साथ तैयार की गई है। इस परियोजना में मोंगला बंदरगाह और खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण भी शामिल है। दोनों देशों के सहयोग से तैयार की गई परियोजनाएं बताती हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री का भाव पिछले 9 साल के दौरान और भी सशक्त हुआ है। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भी दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त किया। The joint inauguration of these important projects manifests the firm friendship and collaboration between our two friendly countries. मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र इकाई 2 की परियोजना बांग्लादेश भारत मैत्री पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई है, जो भारत की एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी है। मैत्री सुपर ताप बिजली संयंत्र की इकाई 1 का सितंबर 2022 में दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से अनावरण किया गया था। मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र के संचालन से बांग्लादेश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा किस तरह से जो दोनों देशों के संबंध है वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी मुल्क तो है ही, और भारत की जो नीति रही है लुक ईस्ट और लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी बांग्लादेश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन बीते 9 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार और मोदी सरकार के नेतृत्व में बीते 9 वर्षों में भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो किस तरह से मजबूत हुए हैं, उस पर एक निगाह डालिए इस ग्राफिक्स के जरिए। अब देखिए कि आज के जो प्रोजेक्ट्स थे, आज के जो काम थे जिसका कि उद्घाटन किया गया वो तो है ही, इसके अलावा बीते सालों में, बीते समय में क्या कुछ हुआ है ताकि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो और भी मजबूत हो सके, इस पर हम निगाह डालते हैं। तो बॉर्डर पर शांति, जो हमारा बॉर्डर है उस पर शांति बनाए रखें, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया है बीते दिनों। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही दोनों देशों के बीच में। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच मैरीटाइम जो बाउंड्री है उसको भी सुलझाया गया, क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला अटका पड़ा था, इसको भी सुलझाने का काम किया गया, मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझा लिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और कनेक्टिविटी के विकास पर भी दोनों देशों ने काफी जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, इस लिहाज से भी भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं। बीते 9 वर्षों में जो शुरू की गई 3 नई बस सेवाएं,
जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो 3 नई बस सेवाएं हैं वो बीते 9 वर्षों में इसकी शुरुआत की गई है। इससे देखिए ढाका, अगरतला, शिलोंग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ने का काम किया गया है ताकि एक जगह से दूसरी जगह लोग जो है वो आ सके और जा सके। पिछले 9 वर्षों में बस की सेवा के साथ साथ जो 3 नई रेल सेवाएं हैं उसकी भी शुरुआत की गई है और इसके जरिए हम कह सकते हैं कि 2020 से भारत और बांग्लादेश के बीच कंटेनर और पार्सल ट्रेनें भी चल रही हैं। इसके जरिए व्यापार भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 9 वर्षों में जो अंतर्देशीय जलमार्ग है उसको यात्री के लिए भी और सामान के यातायात के लिए भी विकसित किया गया है ताकि इसके जरिए भी जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो और भी मजबूत हो सके। और इसी रास्ते से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए व्यापार का जो रास्ता है वो खुल गया है। इसके साथ साथ विश्व का जो सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास आपने देखा होगा बीते दिनों, उसके शुरू होने से इन दोनों ही देशों के बीच पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिला है। यह भी एक इसका पहलू है दोनों देशों के संबंधों के बीच में। साथ ही साथ बीते 9 वर्षों में चिटागोंग और मोंगला पोर्ट के रास्ते भारत का जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है उसको कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया गया है। यह भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है दोनों देशों के बीच में। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कनेक्टिविटी की पहल ने कोविड महामारी के दौरान लाइफ लाइन का काम किया है। कैसे काम किया हम आपको दिखाते हैं अगली स्लाइड में। कोविड के दौरान हुआ ये कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने बांग्लादेश की काफी मदद पहुंचाई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस कैसे, तो 4000 टन से भी ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को भारत से बांग्लादेश पहुंचाने का काम किया गया ताकि वहां जो कोविड पेशेंट थे उनको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मिल सके। बीते 9 सालों में 4 नए इमिग्रेशन चेक पोस्ट खोले गए हैं बिजनेस को संबंधों को और भी मजबूती प्रदान करते हुए। साथ ही साथ इसका नतीजा यह हुआ कि बीते 9 वर्षों में दोनों देशों का जो आपसी व्यापार है वो लगभग 3 गुना ज्यादा हो गया है। साथ ही साथ बीते 9 वर्षों में दोनों देशों के बीच जो पावर और एनर्जी सहयोग है वो भी बहुत ही मजबूत हुआ है। पावर और एनर्जी दोनों ही देशों के बीच में 2015 से 160 मेगावाट बिजली त्रिपुरा से बांग्लादेश को भेजी जा रही है। इसके अलावा पिछले वर्ष की बात की जाए तो मैत्री थर्मल पावर प्लांट के पहले यूनिट का अनावरण किया गया था। उसके जरिए भी उन्हें एनर्जी प्रदान करने की कोशिश की गई भारत की तरफ से। साथ ही साथ मार्च 2023 में पहली क्रॉस बॉर्डर हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया गया था ताकि एनर्जी सिक्योरिटी बांग्लादेश की वो स्थापित हो सके। साथ ही साथ भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच, ये तीनों देशों के बीच, भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। जहां भी उत्पादन हो तीनों ही देश आपस में इसको बांटकर यूज कर सके। बीते 9 वर्षों में लगभग $10 बिलियन की सहायता दी गई है बांग्लादेश के विकास कार्य के लिए, $10 बिलियन की। और प्रधानमंत्री ने आज कहा अपने संबोधन में कि स्मार्ट बांग्लादेश है उसकी दिशा में भी भारत लगातार बढ़ रहा है और बांग्लादेश की मदद कर रहा है। तो किस तरह से भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो लगातार कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसके क्या कुछ महत्व है, इस पर हम विशेष करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह मुन्नी।
पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, मजबूत होते भारत और बांग्लादेश के संबंध। आज हमारा ये विशेष है और विशेष के तहत आज हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के किस तरह से लगातार बीते 9 सालों में किस तरह से संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। आज इसी पर हमारा विशेष है, मजबूत होते भारत बांग्लादेश संबंध। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के जानकार हैं। प्रोफेसर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और प्रोफेसर संजय, सबसे पहले तो यही कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का पड़ोसी मुल्क होने के नाते बांग्लादेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है उसका। और हम जानते हैं कि लुक ईस्ट और लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऐसे में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी जो बांग्लादेश है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज जिस तरह से विकास के कार्यों को एक नई गति प्रदान की गई है बांग्लादेश में, और बीते वर्षों में जिस तरह से वहाँ पे काम हुए, हमने अभी स्लाइड्स के जरिए दिखाया भी, आपकी नज़र में आपकी पहली प्रतिक्रिया किस तरह से दोनों देशों के संबंध एक नई ऊंचाइयों पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत कुछ बातें कही और ये सभी बातें बिल्कुल उचित है और सही हैं कि जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश ने पिछले 1 दशक से एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंटल पार्टनरशिप जो डेवलप की है जी। और उसमें खासकर जो बांग्लादेश इंडिया लोग था, जो डेवलपमेंट बहुत हो नहीं पा रहा था डिफरेंट रीजन से कारण से, और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था वो बांग्लादेश लोग था, उस दोनों जरूरतों को दोनों देशों ने समझा। और एक तरीके से जो भारत ने, आपने सही कहा कि भारत की जो लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी हुई और उसमें जो सबसे बड़ा जो इजाफा हुआ वो ये हुआ कि अब हम कनेक्ट ईस्ट पॉलिसी कर रहे हैं कि हम कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, हम कल्चरली, हम इकोनॉमिकली, कॉमर्शियली। और उसमें सबसे बड़ी जो बात कही, खासकर मैं एक उदाहरण दूंगा कि भारत का एक ट्राई नेशन रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो भारत, म्यांमार, थाईलैंड को जोड़ता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। बांग्लादेश ने भी उसमें जुड़ने की इच्छा जाहिर की और उसमें जो सबसे बड़ा लैंडमार्क एग्रीमेंट जो आज इनिशिएटिव हुआ वो आज उसका जिसका उद्घाटन हुआ कि भारत के जो आप ये कहिए वेस्ट बंगाल, कोलकाता को अब सीधा बांग्लादेश के थ्रू अगरतला से जोड़ेगा और अगरतला से फिर वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक जुड़ता चला जाएगा। जो डिस्टेंस जो 1600 किलोमीटर आपको तय करना पड़ता था, जलपाईगुड़ी, न्यू जयपुर से होते हुए आपको अगरतला आना पड़ता था, अब आप सीधा ढाका से और ढाका होते हुए अगरतला पहुंच जाएंगे। डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। दूसरा जो एक हिस्टोरिकल लिंक था चिटागंज पोर्ट से नॉर्थ ईस्ट का, वो जो लिंक डिस्कनेक्टेड था, निश्चित रूप से ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में वो लिंक दोबारा से रिवाइव हुआ। तो आप ये बात मान के चलिए कि दोनों देशों में एक सूझबूझ, एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, इसको आप मार्केट बेस्ड आप इनिशिएटिव मत मानिए, इसको डेवलपमेंटल बेस्ड इनिशिएटिव मानिए। और उसमें हमने 2 बातें बहुत बखूबी ध्यान रखी भारत ने, खासकर उसमें कि हम जो भी रिश्ते बनाएंगे बांग्लादेश के साथ वो नॉन रेसिप्रोकल होंगे, क्योंकि बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट होगा उससे भारत का नॉर्थ ईस्ट का भी होगा और बांग्लादेश की जनता का भी होगा। दूसरा जो हमने अप्रोच अपनाया, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्टिव यूनिलैटरलिज्म की तरफ बढ़े। उस कंस्ट्रक्टिव यूनिलैटरलिज्म में हमने बांग्लादेश को 4 लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया। बिल्कुल। और उस 4 लाइन ऑफ क्रेडिट से नंबर ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे आए। और देखिए, मैं अभी एक स्टडी पढ़ रहा था, उस स्टडी में मैंने देखा कि जो हमने डीजल लोकोमोटिव्स दिए हैं, उनको डिफरेंट ट्रक्स और बसेस दी हैं, उससे बांग्लादेश का जो ऑफिस टाइम है, जो जनता का जो ऑफिस टाइम की एफिशिएंसी वो 37% बढ़ी है। एक बहुत बड़ा एक सोशल इम्पैक्ट भारत के जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का पड़ा है। ऐसे में संजय जी, जब प्रधानमंत्री ने आज इस बात को दोहराया कि देखिए
न सिर्फ भारत में सबका साथ सबका विकास का जो हमारा अप्रोच है, न सिर्फ भारत के लिए है बल्कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के लिए भी है। जो सबका साथ सबका विकास का अप्रोच हमारे पड़ोसी, उन्होंने ये कहा कि हम बांग्लादेश के लिए भी यही अप्रोच अपना रहे हैं ताकि उसका भी विकास हो सके। देखिए, निश्चित रूप से मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले कि ये बात डिसाइड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भाई जो भारत का डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं है जब तक आपके पड़ोसियों को पड़ोसी देश भी साथ नहीं जुड़ेंगे। तो यानी कि आप पड़ोसी देशों को भारत की डेवलपमेंटल बोट में साथ देना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। ये खाली बांग्लादेश के लिए ही नहीं था, नेपाल के लिए, भूटान के लिए, श्रीलंका के लिए, सभी देशों के लिए आह्वान भारत ने किया था। और उसी के तहत आप ये देखिए, चाहे हम कल्चरल कनेक्टिविटी की बात करते हैं या फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, कॉमर्शियल कनेक्टिविटी की, सब इन हर तरीके से जोड़ने का। और उसमें जो सबसे बड़ा, देखिए अगर बांग्लादेश के संदर्भ में देखते हो तो 7 इंटीग्रेटेड पॉइंट है, जो चेक पॉइंट्स है, उनको हमने अपग्रेड किया, उनके दोनों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। दूसरा जो रेल लाइन था, आज हमारे 5 रेलवे लाइन लिंक्ड बांग्लादेश के साथ में है। उसमें जो 3 अभी उद्घाटन हुए हैं, जिसको आप अखुरा अगरतला हो गया, आप मोंगला से आप खुलना हो गया, और उसी कलकत्ता से खुलना हो गया। पहले कलकत्ता से खुलना नहीं था। गेडे दशाना के जो मालगाड़ी का आवाजाही होता है उसको अपग्रेड किया। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव हुआ है कि जो 1965 से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक कनेक्टिविटी थी उसको रिवाइव किया, रीइंस्टेट किया, और उसको अपग्रेडेड रूप में बेहतर रूप से अच्छी कुशल सेवाओं के साथ। दूसरी बात कि मार्केट को भी जोड़ा। देखिए, जो बॉर्डर हाट का कॉन्सेप्ट है, अभी तक 2 बॉर्डर हाट फंक्शनल थी, 4 बॉर्डर हाट अभी हाल ही में अनाउंस किए कि हम अब बॉर्डर हाट बनाएंगे ताकि बांग्लादेश के लोग भारत के माल को खरीद ले और भारत के लोग बांग्लादेश के सामान को खरीदे। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जो तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो आज भी उद्घाटन हुआ, जो रामपाल मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट से, जो 1320 में पर्सनली विजिट किया इन सब क्षेत्रों में। मैंने रेलवे लाइन भी देखी, मैंने ये थर्मल पावर पॉइंट्स भी देखा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो एनर्जी ड्राई रीजन है, जो बांग्लादेश में एनर्जी का बहुत ज्यादा खपत होता है, और भारत के संदर्भ में भी निश्चित रूप से इससे उनके एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत इजाफा होगा। और भारत ने एक और जो प्रोजेक्ट अभी आपने भी जिक्र किया था कि जो नुमालीगढ़ से बांग्ला बंदा तक जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट्स आया है, और 125 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन बांग्लादेश में बढ़ाया गया है, ये एक बहुत बड़ा एनर्जी सिक्योरिटी बांग्लादेश के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और मुझे लगता है कि जी। लेकिन संजय जी, चूंकि समय कम है, जो चुनौतियां हैं अभी भी बहुत सारी हैं। अगर मैं आपसे चुनौतियों की बात करूं, अभी भी भारत और बांग्लादेश के संबंधों में क्या कुछ चुनौतियां, चूंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मानव तस्करी और जिस तरह से मादक पदार्थों की तस्करी होती है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच। देखिए, निश्चित रूप से एक तो जो ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो पाती हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग का, खासकर जो रोहिंग्या रिफ्यूजी और अराकान रीजन से जो ड्रग का, याबा पिल्स का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो बहुत बड़ा एक खतरा हो। दूसरा, एक फेक करेंसी रैकेट जो पहले पुराने समय से चला आ रहा था, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है। और इसके साथ साथ जो नए सिक्योरिटी इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात कर रहे हैं, उसमें लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत मजबूत है दोनों देशों के बीच में। और जिस तरीके से सिक्योरिटी इश्यूज में बांग्लादेश की सरकार ने रेसिप्रोकेट किया है, वो बिल्कुल उसके लिए कोई शब्द नहीं है, वो शब्दों से भी ऊपर है। क्योंकि भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और जिस तरीके से पूर्व सरकार बांग्लादेश की जो खालिदा सरकार ने एक सेफ हेवन बना दिया था टेररिस्ट के लिए, इंसर्जेंट्स के लिए, वो एक बहुत बड़ा एड्रेस हुआ। निश्चित रूप से अभी भी हमको विजिलेंट रहने की जरूरत है, और जनता को दोनों देशों की जनता को और मजबूती से जोड़ने की जरूरत है। जहां हम 1.5 लाख वीजा आज देते हैं, मुझे लगता है 3 लाख वीजा देने की जरूरत है, ताकि जो खोई हुई जो एक बॉन्डिंग थी, जो दोनों बहाल किया जा सके। जी, बहाल किया जा सके, निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि प्रोफेसर संजय बता रहे थे कि राजनीतिक तौर पे तो लगातार काम हो रहा है, लेकिन पीपल टू पीपल लेवल पर भी इस पे काम करने की जरूरत है, ताकि जो आपसी संबंध है, जो आपसे विश्वास है, उसको और भी बढ़ाया जा सके। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मराठा आरक्षण पर बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी से संयम बरतने की अपील की, साथ ही साथ सभी से राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध भी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल से अनुरोध किया कि वे सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें। मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे ती सर्वांचीच भूमिका आहे, त्यावर सर्वांचं एकमत आहे आणि ते आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे ही भावना देखील या ठिकाणी व्यक्त केली। तशा प्रकारचा ठराव देखील करण्यात आला। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। राज्यामध्ये जी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, ज्या दुर्दैवी घटना होत आहेत, जाळपोळीच्या, तोडफोडीच्या, त्याच्यावर सगळ्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि अशा प्रकारच्या घटना घडल्यामुळे मराठा समाजाचं जे शांततेने आणि शिस्तप्रिय असणारं आंदोलन याला देखील गालबोट लागलं। आरक्षण की मांग को लेकर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल मामले को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। उनके समर्थन के लिए बाजारों को बंद किया गया है। मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। 1980 के दशक में पहली बार महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग ने आंदोलन का रूप लिया। इसके बाद साल 2016 से 2018 के बीच कई दौर में आंदोलन हुए। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में कानून बनाया और मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया, लेकिन जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% आरक्षण कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने 2021 में इस पर रोक लगा दी। मंगलवार को राज्य की कैबिनेट ने आयोग की रिपोर्ट को अपना लिया, लेकिन आंदोलनकारी राज्य सरकार को तत्काल विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर सदन में मराठा समाज को आरक्षण की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं। शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सियासी बयानबाजी और दावों प्रतिदावों के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा सरकार ने राज्य को बीमारू राज्यों की कतार से बाहर निकालने का काम किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी चुनाव में 75 से ज्यादा सीटें हासिल करने का दावा किया है। चुनावी राज्यों में प्रचार जोरों पर है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि पहले मध्य प्रदेश को बीमारू और पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन आज प्रगति और विकास की ओर अग्रसर है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला। एक जमाने में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन हम आज समृद्ध और विकसित राज्यों की पांत में, अगली पांत में हम खड़े हैं। मध्य प्रदेश को अभी और आगे ले जाना है। ये चौपट प्रदेश आज आप सबके सामने है। आज जो प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने है, मैं नौजवानों की ओर देखता हूँ, ये सब नौजवान खड़े हैं। सबसे बड़ी चुनौती मुझे इन नौजवानों की भविष्य की है। उधर छत्तीसगढ़ में मतदान की तारीख निकट आने के साथ ही सभी दलों ने प्रचार में अपनी अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 75 से ज्यादा सीटें हासिल करने का दावा किया, तो वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अगर आप भूपेश बघेल को वोट देंगे तो वह सीधे उन लोगों को जाएगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है। अरे हमने देश को कुछ किया है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के नागरिकों की भला की है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के लोग आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े, इसलिए हम मांग रहे हैं। भूपेश को यदि वोट देते हो तो सीधा सीधा वोट छत्तीसगढ़ को लूटने वाले 15,000 करोड़ का घोटाला करने वाले की ओर जाएगा। तो क्या छत्तीसगढ़ को एक बार फिर भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को बनाने के लिए लोगों की कल्पना है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 15 साल विकास किया है और विकास करके दिखाएंगे। आरोप प्रत्यारोप और दावे कुछ भी हों, लेकिन जनता की राय क्या बनती है ये तो 3 दिसंबर को परिणाम आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं राजस्थान में भी चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को अलवर जिले के तिजारा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अशोक गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिजोरम में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना के नागर कुर्नूल में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर पर निशाना साधा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। इसी कड़ी में सांसद दिया कुमारी ने नामांकन दाखिल किया। बड़े जुलूस के रूप में दिया का काफिला जयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा। जयपुर विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं राजस्थान के रण में बीजेपी का प्रचार करने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतरे। अलवर के तिजारा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एससी आयोग को वैधानिक दर्जा नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के खिलाड़ी लाल बैरवा ने राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। टिकट काटे जाने से नाराज बैरवा ने कहा कि वो सचिन पायलट का समर्थन करते हैं और ये सच बोलने का इनाम है। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरह टेढ़ी नजर से कोई
गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। 25 सितंबर को जिन लोगों ने इस्तीफे दिए, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। हम काला कमान के साथ थे, हम मुख्यमंत्री आवास में थे। हमारा तो यही दोष है ना कि मैं सत्य बोलता हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। सब में फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफिक नहीं हो सकते हैं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिजोरम में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया और कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से मिजोरम में कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। जहां कहीं भी आज नॉर्थ ईस्ट की में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, विद इन 3 इयर्स हमारी गवर्नमेंट यदि मिजोरम बनती है तो उसको हम डंके की चोट पर रिजॉल्व करेंगे। 2014 में नॉर्थ ईस्ट में केवल 8 एयरपोर्ट्स और 1 वाटरवेज हुआ करते थे, वहीं आज मोदी जी की गवर्नमेंट बनने के बाद 2023 में 17 एयरपोर्ट्स और 18 वाटरवेज नॉर्थ ईस्ट में खुल गए। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना के नागर कुर्नूल में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केसीआर से जनता के लूटे गए पैसे के हिसाब लेगी और जनता को वापस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल की तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामले में गुरुवार को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी, लेकिन साथ ही उन्होंने कैश फॉर क्वेरी मामले में अपने खिलाफ लगे आरोपों पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से क्रॉस एग्जामिन करने की भी बात कही है। हालांकि मोइत्रा ने 5 नवंबर के बाद सुनवाई की तारीख का अनुरोध किया था, लेकिन एथिक्स कमेटी ने 2 नवंबर से आगे की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया था। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होंगी। इससे पहले टीएमसी सांसद ने मामले की जांच कर रही समिति पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि आचार समिति के पास कथित अपराध के आरोपों की जांच करने का अधिकार नहीं है। मोइत्रा ने एक पोस्ट में कहा कि एथिक्स कमेटी कथित आरोपों की जांच करने के लिए उचित मंच नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि इस पूरे मामले में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी की बेहतर तरीके से जांच की जाए, जरूरत हो तो उन्हें क्रॉस एग्जामिन भी किया जाए। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी सांसदों का सहयोग मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच पर अपनी एक पोस्ट में लिखा, महुआ जी की खबर जो मीडिया में चल रही है उसके अनुसार 47 बार दुबई में हीरानंदानी के यहाँ मेल आईडी सांसद पोर्टल से लोकसभा में प्रश्न पूछे गए। यदि यह खबर सही है तो देश के सभी सांसदों को महुआ जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हीरानंदानी ने लोकसभा में प्रश्न पूछे, क्या हम सांसद पूंजीपतियों के स्वार्थ के लिए सांसद हैं? कमेटी ऑफ एथिक्स में मेरा डिपोजिशन हो चुका है। कल महुआ जी की पेशी है, कल कमेटी ऑफ एथिक्स के सामने वो हाजिर होंगे। अब कमेटी उसके बाद जो फैसला करेगी, मुझे लगता है कि 2 तारीख के बाद मेरा बोलना जो है ज़्यादा उचित होगा। इसका भी मामला निपटेगा कि मेरा जो आरोप है कि महुआ जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं किया, महुआ जी ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। गौरतलब है कि इस मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहदराई पहले ही एथिक्स कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं। दोनों ने कुछ दिन पहले ही एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के साथ साथ अपना पक्ष भी रखा था। इन दोनों को सुनने के बाद ही एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी से निवेदन किया था कि उन्हें 5 नवंबर के बाद ही बुलाया जाए, लेकिन एथिक्स कमेटी ने उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और अब खबर बिहार से है। बिहार की महागठबंधन सरकार में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? खासकर बीपीएससी शिक्षक बहाली के बाद आरजेडी और जदयू के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी बार बार कह रही है कि तेजस्वी यादव के कारण रोजगार, नौकरियों और अवसरों में बिहार इतिहास रच रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुले मन से कहना पड़ा कि सिर्फ एक पार्टी को क्रेडिट ना दें। ये उपलब्धि किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरी सरकार की है। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर गठबंधन सरकार के सहयोगी दलों के बीच क्रेडिट लेने की मची होड़ से ऐसा लगता है कि वहां सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल आरजेडी लगातार इस भर्ती प्रक्रिया को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उपलब्धि के तौर पर पेश करने में जुटी है। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नागवार गुजरी और आरजेडी को नसीहत कर डाली कि ये उपलब्धि किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरी सरकार की है। बुधवार को नीतीश कुमार ऊर्जा विभाग के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां पर राजस्व मंत्री आलोक मेहता से कहा कि अपना और पार्टी का क्रेडिट लेने में मत लगे रहिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस 1,20,000 की जो शिक्षकों की बहाली है उसका कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे, लेकिन जनता जान रही है, हर कोई जान रहा है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है और कितनी अच्छी तरह बहाली की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्रेडिट वाले बयान के कुछ देर बाद ही आरजेडी की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें तेजस्वी यादव को प्रमुखता देते हुए लिखा गया कि रोजगार, नौकरियां और अवसरों में इतिहास रच रहा है बिहार, तेजस्वी बन रहा है बिहार, तत्पर कर्तव्य निर्वहन कर रही है महागठबंधन सरकार। हालांकि बीजेपी शिक्षक नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। भाजपा का कहना है कि पूरी तरह से घोर अनियमितता और अराजकता के माहौल में कई शिकायतें लोगों ने दी है। ये तमाशा है। शिक्षकों की बहाली जो पहले से बहाल है उसको फिर से नियुक्ति पत्र, ये क्या खेल है? पैसे की वसूली खुल करके हो रही है, 20-20 लाख, 30-30 लाख। ये तमाशा है बिहार के अंदर। ये चुनाव का पीरियड है, सोचा कि अब तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रीज है, न कोई बड़े व्यापारी हैं, तो चलो अब एक नियुक्ति का रास्ता बचा है, इसी में पूरा माल कमा लें, अब पूरी माल की वसूली कर लें। हिम्मत है तो सीबीआई से जांच कराए। बिहार के शिक्षा भर्ती परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। ये कार्यक्रम 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा। बिहार में जहां एक ओर क्रेडिट लेने की होड़ से गठबंधन में आपसी खींचतान सामने आई है, वहीं भाजपा के गंभीर आरोप से पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि भारत एआई को खुलेपन, सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के चश्मे से देखता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का भविष्य केवल 1 या 2 देशों की बजाय राष्ट्रों के गठबंधन द्वारा संचालित होना चाहिए। Our Prime Minister Narendra Modi ji has for several years argued that the future of tech, whether it be innovation, whether it be partnerships, or indeed the institutional framework for regulating technology and innovation for the common good of all humans and all mankind, should be driven by a coalition of nations rather than just one country or 2 countries. And that the institutional framework should be less episodic and a lot more sustained and with strategic clarity. भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मौजूदा शिक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात एक वैश्विक आर्थिक हॉटस्पॉट है, तो वहीं भारत एक वैश्विक प्रतिभा का हॉटस्पॉट है। समझौता ज्ञापन भारत और संयुक्त अरब अमीरात को वैश्विक अवसरों और पारस्परिक समृद्धि के लिए अपनी ताकत का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समझौता ज्ञापन हमारे दोनों देशों के उच्च शैक्षिक संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। दोनों देशों के बीच समझौता कौशल में क्षमता निर्माण की सुविधा भी प्रदान करेगा। और अपनी संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जायद विश्वविद्यालय में स्थित IIT दिल्ली अबू धाबी के परिसर का दौरा किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि IIT दिल्ली अबू धाबी का परिसर दोनों देशों के नेतृत्व की साझा दृष्टि और प्राथमिकताओं का प्रमाण है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर भारत की शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के हमारे प्रयासों में एक अहम प्रगति का प्रतीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय श्रीलंका के दौरे पर हैं। कोलंबो पहुंचने के बाद उन्होंने कैंडी में श्री दलाडा मालीगावा में पूजा अर्चना की। सीतारमण ने असगिरिया और मालवत्ते के प्रमुख धर्मगुरुओं से मुलाकात भी की। वित्त मंत्री ने अनुराधापुर में जया श्री महाबोधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी, जिसका विषय कनेक्टिविटी बढ़ाना, समृद्धि के लिए साझेदारी, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना होगा। वित्त मंत्री इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण वार्ताओं और राजनयिक विचार विमर्श में भी शामिल होंगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित हो रहे रामलला के दिव्य और भव्य राम मंदिर का प्रथम तल पूर्णता की ओर है। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के मंदिर को अनूठा, आकर्षक और अतुलनीय स्वरूप देने में लगा हुआ है, जिसके लिए रामलला के सिंहासन, उनके प्रवेश द्वार के दरवाजे और शीर्ष पर सोने की परत चढ़ाकर मंदिर को स्वर्णिम आभा देने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 फीट ऊंचे सिंहासन, 14 दरवाजे और शिखर सहित सभी 5 गुंबद के साथ ही 40 फीट ऊंचा पताका दंड को स्वर्ण के पत्थर से सुसज्जित किया जाएगा। अयोध्या वासियों में राम मंदिर की स्वर्णिम आभा स्थापित करने की चर्चा ने उत्साह और उमंग का संचार कर दिया है। जो भी राम मंदिर बन रहा है वो अच्छे से अच्छे सामान का उपयोग करके बनाया जा रहा है, जो कि विश्व में अनूठा मंदिर रहे, इस हिसाब से उसकी तैयारी हो रही है। और 1000 साल तक कम से कम इसमें कुछ किसी तरीके की व्यवधान ना हो, ये सोच के मंदिर का निर्माण हुआ है। ये वास्तव में बहुत ही हर्ष का विषय है। अयोध्या सनातन नगरी है और ये भगवान राम की जन्मस्थली है। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आज एक ऐतिहासिक अवसर आया है। रामलला का 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला का मंदिर बन रहा है और स्वर्ण मंदिर बन रहा है। ये तो बड़े खुशी की बात है और भगवान राम हमारे उनका भव्य मंदिर दिव्य तैयार हो रहा है। काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं योगी और मोदी जी के वजह से। आज मंदिर की जो स्थिति मतलब बन रहा है, जिस तरीके से निर्माण हो रहा है, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। एक सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते लिए हम लोगों के लिए गर्व की बात है। ये हिंदू समाज 500 सालों से ताक लगाए हुए बैठा था कि उसके राम का मंदिर बने और भव्य बने। अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यह योजना लेकर के आया है कि शिखर से लेकर के दरवाजे और सिंहासन तक स्वर्ण जड़ित किए जाएँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि राम जन्मभूमि देश ही नहीं पूरे विदेश जितने भी विश्व भर का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे भव्य मंदिर तैयार होगा, तो यह कहीं ना कहीं हिंदू समाज के गौरव की बात है। और अब बात GST कलेक्शन की। अक्टूबर महीने में त्योहारी सीजन के दम पर शानदार GST कलेक्शन देखने को मिला है। अक्टूबर 2023 में GST कलेक्शन कुल 1.72 लाख करोड़ रुपए रही है। 1 जुलाई 2017 को GST के लागू होने के बाद से अक्टूबर 2023 में GST कलेक्शन का दूसरा सबसे उच्च स्तर है। वहीं बीते साल अक्टूबर 2022 के मुकाबले GST कलेक्शन में 13% का उछाल देखने को मिला है। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 के लिए GST कलेक्शन का डेटा जारी किया है, जिसके मुताबिक अक्टूबर में 1,72,003 करोड़ रुपए GST वसूली रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में औसतन GST कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि 11% ज्यादा है। वहीं बीते साल अक्टूबर महीने के मुकाबले इस अक्टूबर में GST कलेक्शन 13% ज्यादा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने कच्चे तेल के आयात की रणनीति में कुछ और नए देश जोड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रियायती दरों पर वेनेजुएला के बाजार के कच्चे तेल के आयात पर विचार कर सकता है। अपनी मोजाम्बिक यात्रा पर गए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया है कि दोनों देशों के बीच 20 बिलियन LNG प्रोजेक्ट पर जल्दी ही काम शुरू करने पर चर्चा हुई है और दोनों देश हाइड्रोकार्बन सेक्टर में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं।
एनएलजी अपने ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करने पर सहमत हो गए हैं। अपनी मोजाम्बिक यात्रा पर गए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा, कार्लोस जैकारिस के साथ बेहतरीन मुलाकात में हमने मोजाम्बिक में 20 बिलियन के एलएनजी प्रोजेक्ट का काम शुरू करने पर चर्चा की है, जिसमें एक पीएसयू कंपनी की 30% हिस्सेदारी है। दोनों देशों ने हाइड्रोकार्बन सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत ने मोजाम्बिक को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का हिस्सा बनने का भी आह्वान किया। दोनों देशों के बीच एलएनजी कारोबार बीते 5 सालों में 2.5 गुना बढ़कर $1821 मिलियन पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, गैस प्रोसेसिंग और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत रियायती दरों पर वेनेजुएला के बाजार के कच्चा तेल के आयात पर विचार कर सकता है। S&P ग्लोबल ने कहा है कि भारतीय रिफाइनरों को अपने मौजूदा स्रोतों से कच्चे तेल को विस्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें पश्चिम एशियाई भी शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल निर्यात सहित प्रतिबंधों में ढील दी है। बात करवा चौथ की। देश भर में करवा चौथ का पर्व प्यार और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करती हैं। उत्तर भारत, पंजाब समेत देश के कई शहरों में करवा चौथ से पहले बाजारों में रौनक और चहल पहल दिखाई दे रही है। तो इसके साथ ही न्यूज नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के